अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS 304 लेक्चर नंबर 11 को पढ़ने वाले हैं और हमारे कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली दिस पॉइंटर के बारे में पढ़ना है, सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, कांस्टेंट मेंबर फंक्शन, इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और दूसरा हम लोग थोड़ा सा स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे, क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आएगी। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करना चाह रहा है लेक्चर के स्टार्ट में। कहते हैं कि चेंज द क्लास स्टूडेंट सच दैट अ स्टूडेंट इज गिवन अ रोल नंबर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टरवर्ड। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप एक क्लास बनाएं जिसका नाम होगा स्टूडेंट, और उस स्टूडेंट के अंदर जो एक ऑब्जेक्ट होगा, इंस्टेंस होगा रोल नंबर का। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए तो वो उस रोल नंबर को चेंज ना कर पाए। तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा, किस तरह हमारे पास पॉसिबल होगा? ये हमारे पास पॉसिबल होगा कॉन्स्ट कीवर्ड से। सो स्टूडेंट क्लास हम लोग किस तरह बनाएंगे? कुछ इस तरह, क्लास का कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद स्टूडेंट लिखेंगे विच इज़ आवर क्लास नेम। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़, उसके अंदर हम लोगों ने प्राइवेट डेटा मेंबर बनाया रोल नंबर, बिकॉज रिक्वायरमेंट थी कि वो डेटा मेंबर जो है वो प्राइवेट होगा। उसके बाद पब्लिक में हम लोगों ने उसका मेथड बनाया, कंस्ट्रक्टर बेसिकली, जो कि था स्टूडेंट, और वो एक इंस्टेंस ले रहा था ए नंबर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका नंबर। नेक्स्ट एक मेथड है जिसका नाम है गेट रोल नंबर, जो कि हमारे रोल नंबर को डिस्प्ले कराएगा। और लास्ट में एक मेथड है सेट रोल नंबर, जो कि उस रोल नंबर को सेट करवाएगा। तो ये थी हमारी क्लास। तो क्लास बनाने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, उसने कहा है कि मॉडिफाई करो स्टूडेंट क्लास को, मींस कि उसका रोल नंबर कोई चेंज ना कर पाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम अपने रोल नंबर के नाम के आगे कॉन्स्ट लगा दें, अगर हमने पिछले वाला देखा था तो उसके अंदर हमें कॉन्स्ट जो है वो देखने को नहीं मिला था। बट अगर इस लाइन में देखें तो आपको जो आपका डेटा मेंबर है रोल नंबर, उसकी डेटा टाइप से पहले एक वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कॉन्स्ट। नाउ इस कॉन्स्ट का मतलब ये होता है कि जब एक मरतबा वैल्यू इसको मिल गई देन इट डज़ नॉट चेंज, वो चेंज नहीं कर सकते आप। सो बाकी सारा कोड सेम रहेगा। पब्लिक में हमारे पास कंस्ट्रक्टर भी सेम आएगा, हमारा मेथड भी सेम आएगा, दोनों मेथड जो है वो हमारे सेम आएंगे। अब नाउ इसको रन करके वो आगे दिखाएगा कि किस तरह से आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ उसने स्टूडेंट नाम से जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर देखे रोल नंबर जो है वो सेट करने की कोशिश करेगा। तो अगर वो ये वाला जो पास किया गया रोल नंबर है इसको हमारे प्राइवेट डेटा मेंबर जिसका नाम था रोल नंबर उसको सेट करेगा, तो यहाँ पर ये हमें एक एरर शो करेगा कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ये डेटा मेंबर क्या है, कांस्टेंट है, राइट। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में हमारे पास सेट रोल नंबर नाम से जो हमारा मेथड था, ये तीनों मेथड हमने पब्लिक में बनाए थे, एक कंस्ट्रक्टर, एक सेट सेट रोल नंबर और एक गेट रोल नंबर। तो इसकी मदद से अगर वो करने की कोशिश करे कि सेट रोल नंबर जो मेथड है हमारा पब्लिक का मेथड है, क्या उसके ज़रिए भी हम लोग रोल नंबर चेंज कर सकते हैं? याद रखें कि रोल नंबर चेंज एक हमने देखा था कि अगर कॉन्स्ट ना लगाएं, कॉन्स्ट का कीवर्ड, देन हम अपने पब्लिक मेंबर से या कंस्ट्रक्टर से उसको ओवरराइड करने की कोशिश करें तो वो हो जाता है। बट हमारे इस केस में हो ये रहा है कि हमने जो डेटा मेंबर बनाया है प्राइवेट, उसके नाम से आगे हमने कॉन्स्ट लिख दिया है। तो अगर हमने कॉन्स्ट लिख दिया इसका मतलब इट डज़ नॉट चेंज, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, आप जितनी मर्जी ट्राई कर लें। तो अभी हमने लास्ट एग्जांपल में कंस्ट्रक्टर की मदद से उसको चेंज करके देखा, बट इस एग्जांपल में उसने जो सेट रोल नंबर नाम से मेथड बनाया है उसकी मदद से चेंज करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देखें तो पैरामीटर में एक आई नाम से वेरिएबल पास हो रहा है जिसके अंदर ऑब्वियसली हमारा रोल नंबर होगा, और इसी रोल नंबर को हमारा जो प्राइवेट यानी कि कांस्टेंट डेटा मेंबर है उसको असाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इसके ज़रिए होगा? नहीं, इसके ज़रिए भी हमारे पास एरर थ्रो होगी, कैन नॉट मॉडिफाई अ कांस्टेंट डेटा मेंबर। आप डेटा कांस्टेंट डेटा मेंबर को मॉडिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट। नाउ मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट क्या होती है? मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट इज़ अ मैकेनिज्म टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स। जो आपके डेटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होती है। मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट क्या काम करेगी? आपके जितने भी डेटा मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स क्या हैं? आपके प्राइवेट जो वेरिएबल्स हैं बेसिकली, उनको डेटा मेंबर्स बोला जाता है। सो आर मेंबर इनिशियलाइजर इज़ अ लिस्ट दैट इज़ अ मैकेनिज्म टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर।
इट इज़ गिवन आफ्टर क्लोजिंग parentheses ऑफ पैरामीटर लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। इनको बनाया कहाँ जाता है, जो आपका कंस्ट्रक्टर है जब उसकी पैरेंथेसिस क्लोज हो जाती हैं उसके बाद कॉलन दे के आप लिस्ट बनाते हो। अब ये लिस्ट अगर एक डाटा मेंबर पे डिपेंड करती हो यानी कि एक ही वेरिएबल हो देन तो आप कॉलन लगा के जस्ट लिखेंगे। बट अगर मल्टीपल डेटा मेंबर्स हों आपके पास तब क्या करेंगे आप लोग, तब आप सिर्फ उसके दरमियान कोमा लगा देंगे। सो इन केस ऑफ मोर देन वन मेंबर्स यूज कोमा सेपरेट द लिस्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले हमारे पास क्लास है स्टूडेंट, उस क्लास के अंदर हमारा वही जो रोल नंबर है कांस्टेंट जिसको हमने डिक्लेयर किया था वो आया। करेक्टर नाम से हमारे पास एक एरे आई। नेक्स्ट है एक फ्लोट जीपी, ये वो वेरिएबल है जिनको हम इनिशियलाइज करेंगे बेसिकली। ये जो कांस्टेंट वाला है ना ये वाला, ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली चेंज हम इनको करने की कोशिश करेंगे। उसकी हर टाइप को ये डिस्कस कर रहा है कि नेम स्ट्रिंग की टाइप का भी आप चेंज कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो बेसिकली। CGPA का एक फ्लोट डाटा टाइप का भी उसने एग्जांपल दी है। तो हमने करना क्या है, जब हम पब्लिक में कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर क्या था बेसिकली, जो हमारा क्लास के नाम से अगर हम लोग अपना मेथड बना ले वो कंस्ट्रक्टर होता है। तो इसके अंदर देखें तो जब कंस्ट्रक्टर की मेरे पास ब्रैकेट होगी क्लोज, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद देखो मैंने क्या किया, एक कॉलन लगाया। इस लाइन में देखें कॉलन लगाया, उसके बाद देखें तो मैंने रोल नंबर, ए रोल नंबर, नेम नल और CGPA 0.0 लिख दिया। मीन्स के जो रोल नंबर है उसके अंदर ए रोल नंबर जो कंस्ट्रक्टर में बेसिकली पास हो रहा है वो पास करा दो। सेकंड नंबर पे जो मेरे पास नेम है, नेम यहाँ पर ये जो करेक्टर एरे है इसके अंदर नल स्टोर करा दो। या नल एक स्ट्रिंग है, ये वो वाला नल नहीं है। दूसरा फ्लोट CGPA, तो CGPA में हम लोगों ने 0.0 एज अ इनिशियल वैल्यू दे दी। तो ये जो मैंने बनाई कॉलन के बाद जितनी भी ये तीन चीज़ें, अगर इन तीनों के दरम्यान देखो तो कॉमा से सेपरेट भी है, तो इसको इनिशियल मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट बोला जाता है बेसिकली। और नीचे आपका सारा कोड आ जाएगा कंस्ट्रक्टर के आगे और आपका ये जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाए ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइजेशन। सो नाउ ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइजेशन में बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि जिस तरतीब में आप लोग अपने इनिशियलाइज करेंगे लिस्ट को, जिस तरतीब में वो वेरिएबल डाटा मेंबर्स बने होंगे, अगर उसी तरतीब से आप उसको वैल्यू देंगे तब तो वो इनिशियलाइज होंगे, अदरवाइज वो इनिशियलाइज नहीं होंगे। एक एग्जांपल भी वो यहाँ पर देगा। सो डाटा मेंबर आर इनिशियलाइज्ड इन ऑर्डर दे आर डिक्लेयर, जिस ऑर्डर में उसको डिक्लेयर किया जाएगा उसी ऑर्डर में उसको आप इनिशियलाइज करेंगे। ऑर्डर इन मेंबर फंक्शन मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट एट ऑल। सो एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमने एक ABC नाम से क्लास बनाई है और इसके अंदर हमने तीन डाटा मेंबर्स लिए X Y एंड Z। नाउ इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया है और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर आ गया, कंस्ट्रक्टर के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने इस तरतीब को याद रखना है X Y एंड Z। तो X Y और Z करेंगे, बट नेक्स्ट में वो कर क्या रहा है कि जब वो मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर देखें तो उसने इनिशियलाइज किया सबसे पहले y को, तो y के अंदर वैल्यू क्या आ गई 10। उसके बाद x के अंदर वैल्यू दे रहा है y की और z के अंदर वैल्यू दे रहा है y की। तो नाउ सबसे पहले तो हमारे पास इनिशियलाइज क्या होगा y, इट मीन्स के y के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी 10। अगर आप सेकंड स्टेप पे देखें तो y के अंदर वैल्यू आएगी 10। x को डिस्कस करते हैं कि ये क्यों लिखा हुआ है। उसके बाद देखें z के अंदर भी वैल्यू आ रही है 10, बट x के अंदर वैल्यू आ रही है जंक की। ये क्या हुआ, ये बेसिकली उसने ऑर्डर को फॉलो किया जो हमने ऑर्डर दिया था अपने डेटा मेंबर्स को। तो डेटा मेंबर्स में पहले x y और z की वैल्यू थी, बट अगर ऑर्डर यहाँ मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट में देखें तो मेरे पास x की वैल्यू है y, बट y की वैल्यू तो अभी तक इनिशियलाइज ही नहीं हुई, तो उसके अंदर क्या वैल्यू आएगी। एक तो तरीका ये है, जैसे ये z में अगर देखें कि z में मेरे पास क्या वैल्यू साइन हो रही है y की, तो y z से छोटा है, यानी कि y की वैल्यू पहले असाइन हो चुकी थी, देन उसके बाद z की हुई। बट x के केस में ऐसा नहीं है। x के केस में हुआ क्या हमारे साथ कि उसने कहा कि x की वैल्यू आप y वाली ले लो, बट y को तो अभी वैल्यू ही नहीं असाइन हुई, तो वो कहाँ से वैल्यू लेगा, वो ऑब्वियसली जंक वैल्यू उठा लेगा रैम में से। तो इसलिए x के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, जंक वैल्यू, जो कि रैंडम सी वैल्यू होती है, इट डजेंट डिपेंड। और y के अंदर हमने 10 इनिशियलाइज़ किया,
और उसके बाद था z। अब z क्योंकि y से करस्पोंडेंस यानी कि उससे रेफरेंस हासिल कर रहे हैं, तो क्योंकि y के अंदर वैल्यू 10 है तो इसका मतलब z के अंदर भी वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये हो गया ऑर्डर। उसके बाद है कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। अभी हमने कांस्टेंट डेटा मेंबर देखा, अब वो कह रहा है कि अगर हम कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बना दे तो क्या हो। सो ऑब्जेक्ट कैन बी डिक्लेयर्ड कांस्टेंट विद द यूज ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड। तो सिंपल तरीका यह है कि अगर आप ऑब्जेक्ट के नाम से आगे कॉन्स्ट लगा देंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट बन जाएगा। सिमिलरली जैसे डेटा मेंबर था कि हमने डेटा मेंबर बनाया और उसके नाम के आगे कॉन्स्ट लिख दिया तो वो डेटा मेंबर कॉन्स्ट हो गया। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज देयर स्टेट। जिस तरह कांस्टेंट डेटा मेंबर अपने आप को चेंज नहीं करता था, उसी तरह कांस्टेंट ऑब्जेक्ट भी अपने आप को चेंज नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास ये मेन सेक्शन से कुछ कोड स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर देखें तो उसने स्टूडेंट नाम से क्लास किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया ए स्टूडेंट, और इस क्लास के नाम से आगे उसने कीवर्ड लगा दिया कॉन्स्ट का। इट मीन्स कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ए स्टूडेंट नाम से, ये क्या है, एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है। बस इतना सा करना है और हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट बन जाएगा। अब जरा एग्जांपल फिर से देखें तो यहाँ पर क्लास बनाए स्टूडेंट नाम से, उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ कोड होगा, कुछ डेटा मेंबर्स होंगे। तो एक डेटा मेंबर रोल नंबर का आ गया। पब्लिक में तो उसके कुछ मेथड्स हैं। गेट रोल नंबर के एक मेथड है, और गेट रोल नंबर में हमारे पास सिंपल क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं रोल नंबर, यानी कि ये जो रोल नंबर यहाँ हमने प्राइवेट सेट किया है इसी को रिटर्न किया जा रहा है। तो ये इस कोड में और क्या है मज़ीद, नेक्स्ट वो ये कर रहा है कि जब उसके मेन सेक्शन में आया है तो उसने कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसका सिंटैक्स अभी हमने देखा। और इस ऑब्जेक्ट में वो कर क्या रहा है, बेसिकली जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, अब क्योंकि ये बन गया कॉन्स्ट, अब जो कि क्योंकि ये कांस्टेंट बन गया तो हम इसके मेंबर जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक बात याद रखें, मैं आपको ये दोबारा पीछे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो रोल नंबर मेरे पास उसने कांस्टेंट अब नहीं लगाया। अगर पिछली एग्जांपल देखें तो रोल नंबर के साथ उसने कांस्टेंट लगाया था। बट यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसने यहाँ प्राइवेट डाटा मेंबर के साथ कांस्टेंट नहीं लगाया। बच्चों ये याद रखना, ये आगे मैं इसका ना रेफरेंस लूँगा तो आपने ये भूलना नहीं है। सिंपल इस एग्जांपल पे दोबारा आ जाते हैं कि यहाँ उसने ऑब्जेक्ट कांस्टेंट बनाया है, बट हमारा जो क्या नाम था डेटा मेंबर प्राइवेट, वो कांस्टेंट नहीं था। इस केस में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है। तो अगर मैं अपने इस कांस्टेंट ऑब्जेक्ट से अपना मेथड एक्सेस करने की कोशिश करूं तो मुझे एरर शो होगा। क्यों एरर क्यों शो होगा, इसी बात को तो हमने डिस्कस करना है। वो बात याद रखना कि हमने डेटा मेंबर कांस्टेंट नहीं बनाया, क्या कांस्टेंट बनाया है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट बनाया है, तो वो एरर शो करेगा। अब सर एरर हमें क्यों शो करेगा, क्योंकि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट हो और हम प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करें, मींस के चाहे वो मेथड पब्लिक मेथड से क्यों ना हो, वो एरर शो करेगा। बट सर इसका सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन सिंपल सा यही है कि अगर आप कांस्टेंट डाटा मेंबर भी कांस्टेंट बना दें तो वो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट एक्सेस नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कभी भी नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं करता। एग्जांपल हमने देख ली कि हमारा रोल नंबर वो कांस्टेंट नहीं था, जबकि हमारा ए स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट था वो कांस्टेंट था, तो इसीलिए एरर आया। तो वही बात साबित होगी। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि चांसेस ऑफ अनइंटेंशनल मॉडिफिकेशन आर एलिमिनेटेड। इससे क्या होगा कि हमारे जो अनइंटेंशनल यानी कि गैर ज़रूरी, जो हमें पता नहीं होगा, हम ऐसे गलती से हमारी कोई मॉडिफिकेशन हो जाएगी तो उसको वो, इसके चांसेस है वो उसको एलिमिनेट कर दे। अब बात आती है कि हम लोग इसको सुधारेंगे किस तरह। तो सुधारने के लिए सिंपल है कि आप अपने डेटा मेंबर के साथ भी कॉन्स्ट लगा दें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ उसने क्या किया, हमारा जो मेथड था इंट गेट रोल नंबर, उसकी पैरेंथेसिस यहाँ ख़त्म हो रही है, उसके आगे इसने कॉन्स्ट लगा दिया। तो अब ये मेंबर फंक्शन हमारे पास क्या बन गया, कॉन्स्ट बन गया। तो क्या अब ये हमें एक्सेस करने की इजाज़त देगा, तो देख लेते हैं कि हमारी स्लाइड क्या कहती है। तो यहाँ पर अगेन हमने कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाया। इस बार याद रखें हमने क्या कांस्टेंट साथ में बनाया, मेंबर फंक्शन भी हमने कांस्टेंट बनाया, और इसका जो कांस्टेंट है वो हमें यहाँ पर ही लिखना होता है, ब्रैकेट्स के बाद लिखना होता है, ना कि पहले लिखना होता है। याद है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं कि कहाँ गया। अब हमने अगर ऑब्जेक्ट बनाया तो अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ठीक रन करेगा।
बिकॉज हमने अब जो अपना मेंबर फंक्शन है उसको भी कांस्टेंट बना दिया, राइट। आई होप ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट डाटा मेंबर। कांस्टेंट डाटा मेंबर में हमारे पास क्या है, जो अभी हमने रोल नंबर देखा था ना, इंट रोल नंबर, वो प्राइवेट सेक्शन में वो होता है डाटा मेंबर। अगर उसके नाम के आगे कॉन्स्ट लगा दें तो वो कांस्टेंट डाटा मेंबर हो जाएगा। तो मेक ऑल फंक्शन दैट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट। तो दिस विल इनेबल कांस्टेंट ऑब्जेक्ट टू एक्सेस मोर मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, तो इसमें सिंपल इतना यही कुछ ही कह रहा है कि आप अपने तमाम फंक्शन जो है अगर आप उसको कांस्टेंट बना दे तो इसका मतलब वो चेंज, उसकी स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो सकती बेसिकली। सिमिलरली दिस विल इनेबल कांस्टेंट ऑब्जेक्ट टू एक्सेस मोर मेंबर फंक्शन। तो इससे क्या होगा, आप आपके जो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है आप उसकी मदद से अपने मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर पाओगे। ये इसके फ़ायदे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स। नाउ स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, यानी कि हम कह सकते हैं कि काफ़ी देर तक कोई चीज़ अगर रहे ना हमारे थ्रूपुट में तो उसको स्टैटिक बोला जाता है। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह की लाइन लिखी हुई है, लाइफ टाइम ऑफ अ स्टैटिक वेरिएबल इज थ्रूपुट द प्रोग्राम लाइफ। कि जब तक प्रोग्राम की लाइफ है, मीन्स कि जब तक प्रोग्राम आपका चल रहा है उस वक्त तक कोई वेरिएबल में डेटा अगर स्टोर रहे तो वो स्टैटिक होता है। किस तरह से? सो इफ़ अ स्टैटिक वेरिएबल आर नॉट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज देन दे आर इनिशियलाइज टू ज़ीरो टू ऑफ अप्रोप्रिएट टाइप। अच्छा, एक हम लोग नॉर्मल अपना वेरिएबल बनाते थे, जिस तरह इंट ए नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वैल्यू दे दी 10। तो अब उसके अंदर होता क्या था बेसिकली कि अगर मैं उसको वैल्यू देना भूल गया, मींस के इंट ए करके मैंने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, और अगर मैं प्रिंट कराऊँ ए को, यानी कि सी आउट कराऊँ ए को, तो तब आप देखेंगे तो मुझे वो ए की वैल्यू जो है वो कुछ रैंडम सा नंबर मिलेगी, जिसको हमने जंक वैल्यू कहा था या गारबेज वैल्यू बोला था। बट इन केस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, अगर हम अपने वेरिएबल के नाम के आगे स्टैटिक लगा दें और देन वी से कि स्टैटिक इंट ए और उसको कोई वैल्यू ना दे, देन इट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड द वैल्यू टू ज़ीरो, मतलब कि वो उसकी वैल्यू सेट कर देगी ज़ीरो से। तो ये बात वो सेकंड स्टेप में बोलना चाह रहे हैं। एग्जांपल देखें अगर आप इसकी, तो एक फंक्शन बनाया गया है जिसके अंदर एक पैरामीटर जा रहा है और नीचे उसका एक वेरिएबल आ रहा है। तो इस वेरिएबल के अंदर अगर आप लोग देखें तो उसने किया क्या है, देखें एक सिंपल से उसने वेरिएबल बनाया है इंट स्टैटिक इंट के नाम से। स्टैटिक इंट बेसिकली द नेम ऑफ वेरिएबल, एंड उसके अंदर वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज हो रही है आई की, जो मीन्स के यहाँ पर पैरामीटर में उसको पास की गई है। सो इफ़ यू नोटिस के हमारे पास जो डेटा मेंबर है उसके नेम के आगे स्टैटिक लिखा हुआ है। सिमिलरली जैसे हम यहाँ कॉन्स्ट लिखते थे हम ना, हमारा कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए, सो सिमिलरली अगर हमने स्टैटिक बनाना तो हम उसके नाम के आगे स्टैटिक लिख देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक इंट को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास जो भी आई की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। बट यहाँ एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, ज़रा आउटपुट देखिएगा। मैं अब आउटपुट आपको शो कराने लगा हूँ। यहाँ बेसिकली पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। देखो, फंक वन नाम से हमने फंक्शन बनाया, यहाँ भी फंक वन नाम से हमने उसको कॉल किया। पैरामीटर एक ये ले रहा है, यहाँ इसको हमने आर्गुमेंट पास कर दे, एक पैरामीटर पास कर दे बेसिकली वन। इट मीन्स के ये वैल्यू सेट कर देगा वन। ये आई सेट हो रहे हैं ना यहाँ पर, तो आई की वैल्यू क्या मैंने पास की, वन। तो यहाँ पर मेरे पास स्टैटिक इंट में क्या वैल्यू आ जाएगी, वन। सिमिलरली मैंने दूसरी दफ़ा फंक्शन कॉल किया, इस दफ़ा मैंने वैल्यू दी उसको टू। तो इट मीन्स कि आई की जगह क्या आ गई, वैल्यू टू। तो मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, टू। बट अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं इसका, तो देखो मेरे में दोनों 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 दफ़ा वन वन प्रिंट हो रहे हैं। ये क्या हुआ? अगर हम नॉर्मल फंक्शन की बात करें, अगर मैं नॉर्मल फंक्शन यहाँ स्टैटिक को अगर ख़त्म कर दूँ, या आप लोग करके भी देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक को हटा दूँ और बाकी कोड सेम रखूँ, कोई भी चेंजेस ना करूँ, सिर्फ स्टैटिक को हटा दूँ, देन मैं अपने फंक्शन को कॉल करूँ तो वन की जगह मुझे वन प्रिंट होके नज़र आएगा, टू की जगह मुझे टू प्रिंट हो गया आएगा। बट सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड लगाने से यहाँ पर मुझे वन क्यों प्रिंट होके नज़र आया? बिकॉज अभी हमने आपको बताया कि स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है, जब तक आपका एक प्रोग्राम एक स्टेट रन कर रही है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, ओवरराइट नहीं होगी। तो अगर मैं जितनी मर्तबा इसको कॉल करता जाऊं, चाहे मैं उसके अंदर 100 वैल्यू दे दूं, 50 दे दूं, 86 दे दूं, वो कभी भी
चेंज नहीं होगी 1 से। हाँ, अगर मैं एक दफ़ा प्रोग्राम को बंद करके दोबारा चलाता हूँ और उस टाइम पे जो भी मैं फ़र्स्ट टाइम उसको वैल्यू दूंगा, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी मैं उसको फ़र्स्ट टाइम कॉलिंग के दौरान वैल्यू दूंगा वो अपने पास रिज़र्व करके रख लेगा। बाकी जितनी भी वैल्यू दूंगा वो उसको स्किप करता हुआ चला जाएगा। इसी के साथ हमारे पास वो स्टैटिक डाटा मेंबर्स की डेफिनेशन डिस्कस कर रहा है। कहते हैं कि अ वेरिएबल डैट इज़ पार्ट ऑफ अ क्लास, जो कि क्लास का तो पार्ट होता है, येट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट वो किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता। अ वेरिएबल डैट इज़ पार्ट ऑफ अ क्लास बट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, लेकिन वो उसकी क्लास के ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता। इस कॉल स्टैटिक डाटा मेंबर, तो उसको स्टैटिक डाटा मेंबर कहते हैं। दे आर शेयर्ड बाय ऑल इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ये क्लास के हर इंस्टेंस के साथ शेयर किया जाता है। ऑब्वियसली वो क्लास का मेंबर है तो हर इंस्टेंस के साथ शेयर हो सकता है। दे डू नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, बट वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। हम ये नहीं कह सकते कि एक क्लास है स्टूडेंट नाम से और उसके अंदर एक स्टूडेंट वन नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये डाटा मेंबर स्टूडेंट वन का है। नहीं, हम कहेंगे ये स्टूडेंट क्लास का डाटा मेंबर है। तो क्लास से तो वो अपना ताल्लुक बनाएगा बट ऑब्जेक्ट से ताल्लुक नहीं बनाएगा। अब हमारे पास यहाँ क्लास और उसके अंदर जो इंस्टेंट वेरिएबल है, मींस कि एक क्लास है स्टूडेंट के नाम से, उसके इंस्टेंट वेरिएबल S1 S2 S3, उसके दरम्यान थोड़ा सा रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट नाम से क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट्स हैं S1 S2 एंड S3। तो ये होती है क्लास और ये होती है हमारे पास इंस्टेंट वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल बेसिकली, राइट, यानी कि उसके ऑब्जेक्ट दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं। तो ये उसकी कुछ डायग्राम है। तो ये उसने क्लास स्पेस को शो किया, यानी कि बीच में क्लास आ गई और उसके बाद S1 ये इसका एक ऑब्जेक्ट है, S2 इसका एक ऑब्जेक्ट है, S3 इसका एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक डाटा मेंबर का सिंटैक्स डिस्कस कर रहा है कि सिंटैक्स इसका किस तरह है। तो कीवर्ड स्टैटिक इज़ यूज्ड टू मेक अ डाटा मेंबर स्टैटिक। इसकी एग्जांपल भी बेसिकली हमने देख ली अभी कुछ देर पहले, कि जो भी आपके पास डेटा मेंबर है आप उसके नेम के आगे सिर्फ स्टैटिक यूज़ कर लें तो आपका डेटा मेंबर स्टैटिक बन जाएगा। देखें, एक क्लास बनाई है और उसके डेटा टाइप के पहले हमने स्टैटिक लिख दिया और आगे उसका वेरिएबल नेम लिख के उसको सिंपल इनिशियलाइज कर दिए, तो हमारे पास क्या बन गया है, स्टैटिक डेटा मेंबर। नाउ आगे है हमारे पास डिफाइनिंग स्टैटिक डेटा मेंबर के। स्टैटिक डेटा मेंबर को डिफाइन किस तरह करना है। सो स्टैटिक डेटा मेंबर इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, इसको हमेशा आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे, बाहर नहीं करना। बट दे आर डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, लेकिन उसको डिफाइन आप लोग क्लास के बाहर करेंगे। बात समझ में, एक होता है डिक्लेयर, एक होता है डिफाइन। डिक्लेयर मीन्स कि आप उसका डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम और उसके नाम से आगे जो स्टैटिक वर्ड है वो आप क्लास के अंदर लिखेंगे, बट अगर आपने उसको कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करानी है वो आप क्लास के बाहर करेंगे। एग्जांपल मेरे ख्याल में दिखाएगा यहाँ पर। तो एक क्लास बनाई है हमने, क्लास के बाद यहाँ पर ये वाली लाइन जो मैंने अब शो कराई है आपको, स्टैटिक डेटा टाइप वेरिएबल नेम, ये डिक्लेयर हो रहा है बेसिकली। यहाँ तक क्लास हो गई ख़त्म। अब अगर क्लास के बाहर आप देखें तो हमने लिखा डेटा टाइप क्लास नेम, जो कि ये वाली थी। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में शायद बताया हो कि जब आप क्लास के बाहर किसी क्लास का एलिमेंट, डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको अपने क्लास की डेटा टाइप भी देनी होती है, उसका नाम भी देना होता है और उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना होता है, विच इज़ डबल कॉलन समहाउ। तो ये लगाने के बाद प्रोपोजिशन का साइन होता है। तो ये लगाने के बाद आप उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम दोबारा लिख सकते हैं, या जो अगर आप मेंबर फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं तो मेंबर फंक्शन आप लिख के उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर देखें तो मैंने इसको दोबारा से एक्सेस किया और एक्सेस करने के बाद यहाँ पर ये हो गई डिफ़ाइनिंग, ठीक है, वो डिक्लेयरिंग, ये डिफ़ाइनिंग। अब उसके बाद कह रहे हैं इनिशियलाइजिंग स्टैटिक डाटा मेंबर। सो स्टैटिक डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करने का तरीका बताने लगेंगे। तो स्टैटिक डाटा मेंबर्स शुड बी इनिशियलाइज्ड वंस एट फाइल स्कोप, जब भी फाइल रन होगी, जब तक वो रनिंग स्टेट में है, जो भी उसको पहली दफ़ा वैल्यू मिलेगी उसी से वो अपने आप को इनिशियलाइज कर देगी, अदरवाइज वो दूसरी वैल्यू नहीं देखी थी। डीमो मैंने आपको दिखा दिया फंक्शन वाला।
दे आर इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन, जब भी उसको डिफ़ाइन किया जाएगा उसी वक्त उसको इनिशियलाइज कर देंगे। एग्जांपल देखते हैं इसकी। एक स्टूडेंट नाम से क्लास है जिसके अंदर हमने एक नंबर ऑफ स्टूडेंट नाम से डेटा मेंबर बनाया और उसको स्टैटिक बनाया है। पब्लिक में हम लोगों ने उसके मेथड ऑब्वियसली आएंगे, तो 3 डॉट मैंने लिख दिया, तो कोई भी मेथड होंगे उसके, डैट डजेंट मैटर। हमारा जो मेन मकसद है वो स्टैटिक कीवर्ड को समझना। सो यहाँ पर देखें तो हम लोगों ने इन टीचर लिखा है विच इज़ हमारी क्लास की डेटा टाइप, एंड यहाँ पर स्टूडेंट जो कि हमारी क्लास का नाम है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बिकॉज वी वांट टू एक्सेस डाटा मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास। और लास्ट में है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट विच इज़ आवर प्राइवेट डेटा मेंबर विच इज़ स्टैटिक बेसिकली आल्सो। तो अगर हमने इसको इनिशियलाइज करना है तो हमने इसको इक्वल टू लगा के 0 कर दिया है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली इसको डिफाइन किया। ये वाली लाइन मैं कह सकता हूँ कि ये डिक्लेरेशन है, एंड ये वाली लाइन हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है, जिसमें हमने इनिशियलाइजेशन की। और अभी हमने देखा कि जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं स्टैटिक वर्ड को, स्टैटिक डेटा मेंबर को, तो तभी उसको इनिशियलाइज किया जाता है। सो प्राइवेट स्टैटिक मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास एक्सेप्ट फॉर इनिशियलाइजेशन। कि जो प्राइवेट स्टैटिक मेंबर है, ये जो हमने बनाया है स्टैटिक डेटा मेंबर, ये प्राइवेट है। अगर आप लेबल देखें ऊपर तो प्राइवेट है। सो इसके बारे में वो कह रहा है कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर है आप इसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाते। आपको याद हो जो हम प्राइवेट डेटा मेंबर भी बनाते थे उसको हम क्लास से बाहर एक्सेस ही नहीं कर पाते थे। बट वो कह रहा है कि अगर आपने सिर्फ उसको इनिशियलाइज करना हो तब तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसके बाद है इनिशियलाइज डेटा मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर। सो इफ स्टैटिक डेटा मेंबर आर नॉट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन देन दे आर इनिशियलाइज्ड टू ज़ीरो। कहता है कि बिल फर्ज करें कि अगर आप डेफिनेशन के दौरान उसको इनिशियलाइज करना भूल गए, जैसे अगर हमने इस एग्जांपल में देखा तो यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया इसको 0 से, बट इन केस अगर हम वो भूल गए हैं देन क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली खुद से उसको 0 से इनिशियलाइज कर देगा। नॉर्मल वेरिएबल में क्या होता था कि अगर हम अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना भूल गए हैं तब उसमें कुछ रैंडम सी वैल्यू स्टोर हो जाती थी, बट इस केस में हमारा ऐसा नहीं होगा। इस केस में होगा क्या कि वो 0 से इसको इनिशियलाइज कर देगा। एग्जाम्पल देखें अगर आप लोग, तो यहाँ पर उसने ऊपर क्लास बनी होगी, तो उसने क्या किया कि यहाँ पर डेटा मेंबर को एक्सेस किया बट उसको इनिशियलाइज नहीं किया, डेफिनेशन में उसको इनिशियलाइज नहीं किया। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन को इनिशियलाइज नहीं किया। तो वो यही बता रहा है कि अगर आप वो नहीं भी करोगे दैन वो ऑटोमेटिकली उसको 0 कर देगा। इसलिए उसने ये वाली लाइन लिखी हुई इज़ इक्विवेलेंट टू दिस लाइन, मीन्स कि अगर इनिशियलाइज करो 0 से ये, और अगर इनिशियलाइज ना किया 0 से देन these टू लाइन आर सेम, यानी कि डेफिनेशन में आपको किसी किस्म की तंगी नहीं होगी। सो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर। आई होप आपको ये पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर भी लाजमी किया करें, बहुत व्यूज़ कम आ रहे होते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।